से अनुरोध है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। ये विमान बेंगलोर हवाई अड्डे पे उतरने जा रहा है। नमस्कार, आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ समीना। हम हैं इस समय कर्नाटक के बेहद अंदरूनी इलाके बिहार हिल्स में। बिहार हिल्स जहां पर सोलिगा जनजाति रहती है। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः ये हिंदुस्तान की पहली जनजाति है। तो आइए चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर और देखते हैं कि सोलिगा जनजाति रहती कैसे है। कर्नाटक का हरा भरा इलाका और उसमें निवास करती सोलिगा जनजाति, जो दुनिया की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी से बेहद दूर एक बेहद हसीन और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कर्नाटक के बेलगिरी पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में रहती है। और इन खूबसूरत वादियों में जिंदगी को बिल्कुल अपने अंदाज में जीते हैं सोलिगा जनजाति। और उनका रहन सहन, उनकी आदतें बेहद सादा और सरल हैं। आज के दौर में भी वो अपनी संस्कृति और अपने रिवाजों से बेहद मजबूती से जुड़े हुए हैं। आधुनिक विकास की दौड़ और चकाचौंध से कोसों दूर अपनी ही दुनिया में मशगूल और खुश हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं बिहार हिल्स के घने जंगलों के बीच। इन जंगलों में प्रकृति का रंग देखते ही बनता है और जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर हर थोड़ी दूरी पर पोडू यानी छोटे छोटे मोहल्ले हैं और इन मोहल्लों में रहती है सोलिगा जनजाति। लोगों को हम देखते हैं ये बहुत प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। ये कारैया बिलाया जैसे बहुत पुराने महापुरुष थे, ये कारैया जी के बच्चे ऐसे माने जाते हैं। सोलिगास का मतलब ये भी होता है, जो कन्नड़ में ऐसे बोलते हैं सोलिलदावरू, जिन्हें इसका मतलब है जिन्हें कोई हार की मीनिंग ही नहीं मालूम है, उनको सोलिगास कहते हैं। इतिहास के पन्ने हम अगर पलट के देखें तो द्रविडियंस और वो यहाँ के मूल निवासी थे। बेंगलोर से 230 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व भूभाग में पूर्वी घाट के बीच बसा बिलिगिरी हिल्स खूबसूरत कुदरती मनाजिर से भरपूर है और यही वजह है कि इसका लुत्फ उठाने यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। हमने पहले सोलिगा जनजाति के बारे में पढ़ा था टीवी और इंटरनेट के थ्रू। यहाँ आके हमने उनकी संस्कृति को जाना। बहुत ही अलग संस्कृति है इनकी, देश की पहली जनजाति है जैसे हमने पढ़ा है। कल हमने इनके कल्चर, इनके डांस को देखा, बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है सबको आके यहाँ पे एक बार इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इन्हें देखना चाहिए। हमने उनका कल डांस देखा, बहुत ही डिफरेंट था और हमने उनके बारे में और हमें ज़्यादा क्लोजली जानने का मौका मिला। हमें पता चला कि वो किस गॉड को वर्शिप करते हैं, उनके फेस्टिवल्स क्या होते हैं। तो एज सच एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दिसंबर 2010 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इस क्षेत्र को बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्वॉयर घोषित किया जा चुका है। यहाँ की हंसी वादियां गवाह हैं हजारों साल पुरानी सभ्यता की और उनसे जुड़े प्रकृति के रखवालों की, जिन्हें सोलिगा कहा जाता है।
खेतीबाड़ी और सब्जियां उगाना और पशुपालन इनका मुख्य व्यापार है। बिहार हिल्स बाघों के अलावा सोलिगा जनजाति का भी एक बहुत ही खूबसूरत सा ठिकाना है। सदियों से ये जनजाति अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों को समेटकर इन जंगलों में रह रही है। इनमें से कुछ जंगलों के बाहर हैं, लेकिन बहुत से लोग जंगलों के अंदर भी हैं। आइए देखते हैं किस तरह से वो रहते हैं, क्या कुछ उनके रीति रिवाज हैं और कैसे वो अपने संस्कारों का, अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। जंगल के इन मुश्किल रास्तों पर हम थोड़ा डरे हुए थे और हर पल सोलिगा जनजाति की हिम्मत की दाद भी दे रही थी कि इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी वो थकना नहीं जानते हैं, हौसले बुलंद हैं और अपने यहाँ आए मेहमान का खुले दिल से स्वागत करना कभी नहीं भूलते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बहुत सारी योजनाएं तैयार की हैं, जैसे कि उनको रेशन कार्ड देना, क्योंकि ये गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो ठीक तरह से इन तक नहीं पहुंच पाया है। और आधार कार्ड के बारे में इनको मालूम ही नहीं है। और उसी तरह ये जंगलों में रहा करते हैं, पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, गड्ढा खोद के वहाँ से गंदे पानी पीते हैं। और ये वहाँ अगर को रेशन ख़रीदना है तो इनको यहाँ पे पैदल चल के आना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें, जैसे कि स्वास्थ्य में हो या शिक्षा में हो, जो भी कार्यक्रम सरकार की ओर से बन रहे हैं, ये इन तक ठीक तरह से नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके जिम्मेदार अधिकारी लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि ये खुद अपरिचित हैं। जो कुछ भी योजना है उनके बारे में ये खुद अपरिचित हैं। सोलिगा वैसे तो कई देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन इनके मुख्य कुल देवता महादेश्वर हैं। चंपक वृक्ष ठीक मेरे पीछे है, जहाँ पर आप बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं, जो आस्था और भक्ति के प्रतीक है। जंगल के काफी अंदर एक बड़ा सा चंपक का पेड़ है, जिसे सोलिगा बेहद पूजनीय मानती है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ पर भगवान परशुराम ने भी साधना की और साथ ही ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ उस वक्त से है जब वैश्वनाथ वल्लीखिल्ला ने इस पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तप और साधना की थी। इस पेड़ के नीचे लगभग 101 पत्थर रखे हुए हैं, जिन्हें देवताओं का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है, जो जड़े स्वामी यानी शिव जी के प्रतीक हैं। चंपक का पेड़ काफी पुराना है। यहाँ हम अपने पूर्वजों के समय से पूजा करते हुए आ रहे हैं। हमारे इस जगह पर कई कुल देवी देवता हैं। इनमें से वसवेश्वर, महादेश्वर, जड़ेश्वर और जड़े स्वामी जैसे बहुत सारे कुल देवी देवता हैं, जो शिव जी के प्रतीक हैं। चंपक वृक्ष हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। हम इसकी उपासना करते हैं। ये प्रकृति का सूचक है। वहीं इनके रीति रिवाज भी सदियों पुराने हैं। सोलिगा जनजाति की शादी बेहद दिलचस्प है और दुनिया से निराली शादी है। सर, ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ सर। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है तो नाच गाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहता है, जिसे हम गुरु काना नृत्य कहते हैं। इस त्योहार में लड़के लड़कियाँ एक साथ मिलकर नाचते हैं। किसी लड़की को कोई लड़का अगर पसंद आ जाता है तो वो उस लड़के को पत्थर से मारती हैं, और फिर अगर लड़के को लड़की पसंद आ जाती है तो वो उस लड़की के साथ 3 दिन के लिए जंगल में भाग जाता है। वापस अपने घर लौटने पर 5 कुलों के मुखिया कुछ दक्षिणा लेकर उनकी शादी करा देते हैं। सोलिगा जनजाति की बस्तियां पहले मैसूर के हिस्से में आती थीं। 1858 में ब्रिटिश राज में एक अधिनियम के तहत मैसूर समेत इस पूरे इलाके की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली गई। लेकिन आजादी के बाद इनके साथ सबसे अफसोसजनक बात यह हुई कि इन पर वही पुराने अंग्रेजी कानून लागू रही, जिसके चलते ये अपने ही घर में अपना हक खोते चले गए। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत जंगलों को राज्य की संपत्ति बना दिया गया और यहीं से शुरू हुआ इनकी जिंदगी में जद्दोजहद का दौर। The Biodiversity Act is not implemented in BRT Wildlife Sanctuary. बायोडाइवर्सिटी एक्ट बीआर हिल्स में लागू नहीं किया गया है,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के बाद कई दिक्कतें पेश आईं। जंगलों से किसी भी तरह की चीजों को इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई गई। टाइगर रिजर्व की घोषणा के साथ ही इन्हें जंगलों से बेदखल करने की मुहिम तेज हुई, जिसका विरोध सोलिगा जनजाति ने किया और हम सबने इनका साथ दिया, क्योंकि जंगल इनका घर है और टाइगर की ये पूजा करते हैं, तो क्यों इनके अधिकारों को छीनने की बात की जाती है। लेकिन इन प्रकृति प्रेमियों को अपनी जमीन के लिए बेपनाह संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ा अपने अधिकारों के लिए। लेकिन इस तमाम लड़ाई में भी इनका हौसला खत्म नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में जीने का मौका दिया। 1992 में सोलेगा के सबसे बड़े ठिकाने बियार हिल्स को अभयारण्य में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद बियार हिल्स के जंगलों में इस जनजाति के लोगों का रहना मुश्किल ही नहीं, मुहाल हो गया, क्योंकि यहाँ लकड़ी बिनना, शिकार करना, किसी भी तरह की खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया गया। जंगलों के अंदर की छोटी मोटी बस्तियों को सीमावर्ती इलाकों की तरफ धकेल दिया गया और उन्हीं लोगों को जंगल के अंदर रहने दिया गया जो बड़ी बस्तियों में रही, जिससे उन्हें काबू करना प्रशासन के लिए आसान हो। 2004 में हालात और बिगड़े, जंगलों में रहना इनका मुश्किल होता चला गया। इनमें से कुछ परिवार जंगलों के बाहर शहर के आसपास के इलाकों में फैल गए। वो विकास की दौड़ में तो आ गए, लेकिन अपनी परंपरा और संस्कृति से टूट गए। वहीं दूसरी तरफ जो जंगल में रह गए, वो परंपरा और संस्कृति के तो करीब रहे, लेकिन विकास की दौड़ में बेहद पीछे छूट गए। राज्य के कल्याण विभाग ने भी इनकी सुध नहीं ली। हालांकि राज्य में हर जाति के लोगों के कल्याण के लिए अलग अलग विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि अधिकार वगैरह तय किए गए हैं, लेकिन ये विभाग सोलेगा को मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पाए और इस तरह ये लोग विकास से दूर होते गए। और इस तरह तमाम कानूनों अधिनियमों से एक बात तय हुई कि जनजाति और जंगल का एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फल फूल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस कानूनी दावपेच में इनमें से कई अपनी जड़ों से छूट गए। शुरू से हम इन्हीं जंगलों में रहते आए हैं और खुश थे, लेकिन वन विभाग ने हमारे साथ काफी बदसलूकी की है। हम लोगों को जंगल से बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से हमें कई सारी परेशानियों से सामना करना पड़ा है और हम अपना जीवन अच्छे से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। जंगल ही हमारी अपनी संपत्ति है। यहाँ पर हम लोग पशु, पक्षी और पेड़ पौधों के साथ अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। हम जंगल के बिना नहीं जी सकते। कई बार वन विभाग से जुड़े कर्मचारियों की ज्यादतियों का शिकार भी हुए, लेकिन 2 वक्त की रोटी के इंतजाम ने इन्हें बहुत सी बातों में समझौता करना अब सिखा दिया है। वन विभाग का वनों से ताल्लुक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जनजाति के साथ भेदभाव की शिकायतों में इनका नाम सबसे पहले आता है। ऐसा कहा जाता है कि वन विभाग रोजगार के नाम पर सोलेगा जनजाति के पुरुषों को गार्ड या कुली का काम तो जरूर देता है, लेकिन मेहनताना तय मजदूरी से कम मिलता है और उस पर अंगूठा भी लगवा लिया जाता है। मनरेगा और वन विभाग से हमें जो रोजगार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। हम सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार से थोड़ा ही रोजगार मिल रहा है, लेकिन शोषण काफी हो रहा है। साथ ही ऊंची जाति के लोग जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं, जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं। जंगल के बीचों बीच रहने वाली सोलेगा जनजाति अमूमन वन विभाग द्वारा जारी कुछ कामों में उनका हाथ बटाती है, लेकिन एक शिकायत आम रही कि बीमारी की हालत में भी इन्हें घर में बैठने का अधिकार नहीं है। इन्हें जबरन काम पर आना ही पड़ता है। इन शिकायतों में कितनी सच्चाई है, ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे। कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि वन अधिकारी इनको बेघर करने के लिए कभी आग का सहारा लेते हैं और कभी हाथियों की झुंड की मदद से इनके ठिकानों को खदेड़ा जाता है। लकड़ियां बिनने या संरक्षित इलाकों में जाने पर इन्हें मारा पीटा और जेल में बंद भी कर दिया जाता है।
साथ ही कई बार औरतों के साथ बदसलूकियों की खबरें भी सुनने को मिलती हैं। रात के 7:30 बजे वन विभाग के कर्मचारी मेरे घर के अंदर जूते पहनकर जबरदस्ती आ गए। हमें डराया, धमकाया, लकड़ी काटने का आरोप लगाया। डर कर, चिल्लाकर मैं घर से बाहर भागी और इसके बाद से ही मेरे मन के अंदर असुरक्षा का भाव आ गया। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए सोलेगा जनजाति पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं सोलेगा जनजाति पर हमारी ये खास पेशकश। 2009 में भी सोलेगा जनजाति को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज की तारीख में जब हम कर्नाटक के बिहार हिल्स के अंदरूनी इलाके में हैं, जहां सोलेगा जनजाति काफ़ी तादाद में रहती है, यहाँ पर भी सड़क, परिवहन और स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी ना के बराबर है। यहाँ हजारों की तादाद में सोगिला जनजाति के लोग रहते हैं। बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं। आरक्षण संबंधी गड़बड़ियां भी यहाँ पर हैं। एसटी श्रेणी में और भी जनजातियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम पीछे छूटते जा रहे हैं। अपने इस छोटे से सफर में हमने ये भी जाना कि जिन परिस्थितियों में ये जिंदगी जी रहे हैं वो बेहद कठिन है, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं है। इनका संयम हमें कायल कर जाता है। अपने इस दौरे में हमने ये जाना कि जंगल की जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक पानी, बिजली और परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। घर की औरतें घंटों की मशक्कत के बाद पीने के पानी का इंतजाम कर पाती हैं, लेकिन इन्हें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर शिकायत की तो जंगल छोड़ो कहा जाएगा, जो इन्हें मंजूर नहीं। कोई नहीं समझना चाहता कि जंगल में इनकी रूह बसती है और रूह के बगैर क्या जिंदगी मुमकिन है। सोलेगा जनजाति की आय का एक बहुत बड़ा जरिया ये मवेशी हैं, जिनकी वजह से इन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। चामरानगर में 4000 से भी ज्यादा सोलीमा लोग रहते हैं। 30 साल पहले हम सभी लोग दास्ता में थे और सेवा करते थे। विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र के आने के बाद हमारे जीवन में काफी बदलाव आ गया है। हमारे अधिकारों की जानकारी हमें मिली है। हमारे अपने संगठन की वजह से हमारी जीवन शैली सुधरी है। कई लोग अपनी भूमि साहूकारों को बेचकर उन्हीं के यहाँ काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यहाँ एक सहकारी बैंक स्थापित हो, जिससे हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय समूहों की बेहतरी के लिए योजनाएं चला रही है और कई योजनाओं पर काम शुरू किया जाना अभी बाकी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि येलेंदुर तालुक में 9 पोडू हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, पक्की सड़क और राशन वगैरह जैसी सरकारी योजनाएं पहुंचा पाएं। ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕೊರತೆ। सोलीगा जनजाति शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ कई और समस्याओं से परेशान है। सरकार इनकी इतनी मदद नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए और सोलीगा जनजाति जंगल से बाहर रह रहे हैं। उन्हें भी रोजगार जैसे तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। वन विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से भी इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। पानी, बिजली जैसी सुविधाओं से भी ये वंचित हैं। इनके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं सोलेगा जनजाति के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो यहाँ इस तरह का काम कर रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए इस तरह की संस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। इसी प्रयास के तहत विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र ने अस्पताल खुलवाया और इन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में काफी सुधार भी आया। सोलेगा जनजाति के बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध किया गया है और इस पूरी मुहिम में डॉक्टर हनुप्पा सुदर्शन का योगदान और उनकी कोशिशें जग जाहिर हैं। उन्होंने सीमित संसाधनों में वो सब कर दिखाया जो सोलेगा जनजाति के लिए एक सपने की मानंद था। यही नहीं, विवेकानंद गिरिजना कल्याण केंद्र पिछले 30 सालों से सोलेगा को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है
और इनके सहयोग की वजह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और मौलिक अधिकारों के लिए किया गया संघर्ष कामयाब रहा। आज स्कूल की पक्की बिल्डिंग भी है। 2006 में आई बदलाव की बयार ने एक लंबे जनजातीय संघर्ष के तहत कम से कम इन्हें ये तो अधिकार दिया कि वो इन वनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संघर्ष के बाद इन्हें वन के कुछ हिस्सों के साथ साथ रिजर्व फॉरेस्ट के 60% इलाके की भी रक्षा करने की अनुमति मिली, जो उनके लिए राहत की खबर थी। और आज की तारीख में सोलेगा अपने पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल कर कर्नाटक राज्य के अधिकारियों के साथ टाइगर रिजर्व में मिलकर काम कर रही हैं। सोलेगा जनजाति की एक ही मांग है कि टाइगर रिजर्वॉयर को समुदाय आधारित बनाया जाए। बेशक यहाँ आकर इनके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। ये भी पता लगा कि भारत की संस्कृति और इतिहास में कितने खूबसूरत और अनमोल रंग जुड़े हुए हैं। आप भी बीआर हिल्स जरूर आइएगा। कर्नाटक का ये अंदरूनी इलाका जहाँ सोलेगा जनजाति कई 100 सालों से रह रही है, इनके बारे में जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मैं समीना राज्यसभा टीवी की टीम की ओर से आपसे ले रही हूँ इजाजत। नमस्कार, आदाब।